अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू CHS फोरम। अगर मैं एक ही कहानी आपको बार बार एक ही तरीके से सुनाऊं, तो हो सकता है आप एक या दो बार तो मेरी बात को सुन लें, लेकिन तीसरी बार आपको मेरी बात नागवार गुजरेगी। कुछ ऐसा ही होता है ऐसे राइटिंग के पेपर में, जब हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को, अपनी वोकैबलरी को बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर को हमारा पूरा ऐसे पढ़ना एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस लगता है। ऐसे में वो हमारे ऐसे को शायद इंट्रो, आउटलाइन और इंट्रो के आगे जाता ही नहीं है, हमें उसी बेसिस के ऊपर वो मार्क्स दे देता है। फिर चाहे आपने कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, लेकिन क्योंकि आप रीडर को इंस्पायर नहीं कर पाए, उसको जो है वो उसकी अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पाए, तो आप जो है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने सेम आइडियाज़ को किस तरह से डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट करना है, और बहुत कुछ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये बात करते हैं कि इससे राइटिंग में रिपीटिशंस होती क्यों हैं। आपका जो टाइटल होता है, मैं पहले बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ कि उसी टाइटल की बेसिस पे आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है, और उसी थीसिस स्टेटमेंट को देखते हुए आपकी पूरे ऐसे की बॉडी होती है, और फिर हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होता है। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप रिपीटेटिवली अपने स्टांस को का जिक्र किए बगैर अपने स्टांस को प्रूव कर सकें। तो जिक्र तो आपको करना होगा। अब किस तरह से आपने उसमें वैरायटी लानी है, उसकी बात करने के लिए मैंने यहाँ पे टॉपिक चूज़ किया है, रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। ये आपका फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये आपका एस्से का टॉपिक है, और इसकी बहुत ही सिंपल थीसिस स्टेटमेंट मैंने ली है। गो के थीसिस स्टेटमेंट इतनी सिंपल नहीं होती, लेकिन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थीसिस स्टेटमेंट ली है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। यानी रोल ऑफ एजुकेशन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन मेरा टॉपिक था। और मैंने क्या कहा कि एजुकेशन का क्या रोल है डेवलपमेंट में। एजुकेशन जो है वो सबसे अहम फैक्टर है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। अब ये जो मेरी एक बात है या मेरा जो स्टैंस है, इसको मैंने डिफरेंट तरीक़ों से कैसे बताना है, इसके डिफरेंट मेथड्स मैंने अपनी स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स को यूज़ करके आप सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर को रखते हुए बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री है, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए अगर मैंने यहाँ पे मैं अपने सिनोनिम्स उठाऊँ, स्कूलिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जगह आप सिग्निफिकेंट यूज़ कर सकते हो, इंडिस्पेंसिबल, वाइटल, एसेंशियल यूज़ कर सकते हो, फैक्टर की जगह डिटर्मिनेंट यूज़ कर सकते हो, डेवलपमेंट की जगह एडवांसमेंट यूज़ कर सकते हो, प्रोग्रेस यूज़ कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट यूज़ कर सकते हो, और कंट्री की जगह नेशन, स्टेट, रीजन आप यूज़ कर सकते हो। पॉइंट ये है कि ये आपको कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए आपने अपनी तैयार करनी है thesaurus.com से अपनी लिस्ट तैयार करने लिए उन तमाम अल्फाज की जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे डेंजरस हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया, फैक्टर हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ये वो वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं आप यूज़ कर रहे होते हो, तो इनकी लिस्ट तो आपने बना लेनी है। यानी कि एक लफ्ज़ के आपको 5 से 6 जो है वो अल्फाज आने चाहिए। अब अगर देखें आपने सिनोनिम्स चेंज किए और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम रखा, तो ये जो सेंटेंस था मेरा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ये बन गया स्कूलिंग सिस्टम इज़ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अ नेशन। अगला पढ़ ले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इंडिस्पेंसिबल डिटर्मिनेंट या असेंशियल डिटर्मिनेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आ स्टेट। तो इस तरह से आप अपने सिनोनियम्स चेंज करके एक ही सेंटेंस को जो है वो डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। ये तो बहुत कॉमन था। इसके बाद जो सेकंड वन है वो है एंटोनियम्स, यानी कि अब आपने सिनोनियम्स के बजाय एंटोनियम्स को यूज़ करके अपने स्टांस को प्रूव करना है। मैं अगेन अपने सेंटेंस को आपको बता दूं, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, डेवलपमेंट की जगह मैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कह सकता हूँ। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड विद एन ऑब्सोलेट एजुकेशनल सिस्टम। यानी कि अगर आपका एजुकेशनल सिस्टम बेकार हो तो आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं ले सकते, डेवलपमेंट नहीं ले सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिनोनियम्स के बजाय एंटोनियम्स लगाकर अपने सेंटेंस को थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दिया। देन द नेक्स्ट वन इज़ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं आपके,
फ्रेजल वर्ब इज़ a combination of a verb and a different entity, यानी वर्ब के साथ आप प्रिपोजिशन लगा दो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कैरी आउट यूज़ किया है। कैरी का मतलब होता है कोई चीज़ कैरी करना, अपने साथ लेके जाना। कैरी आउट का मतलब होता है परफॉर्म करना। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैरी आउट इंडिस्पेंसिबल रोल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, यानी फ्रेजल वर्ब को इस्तेमाल करके भी आप अपनी राइटिंग में जो है वो एक्सप्रेशंस जो है उनको ऐड कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वन इज़ कि आप फ्रेजेस यूज़ करो अपनी राइटिंग के अंदर। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है, क्योंकि फ्रेज़ आप कैसे ऐड करोगे, आपने यहाँ पे नाउन लिखा जो भी आपका नाउन है और कॉमास के अंदर उसका फ्रेज़ डाल दिया, ठीक है। वो फ्रेज़ क्या करेगा, आपके नाउन को एक्सप्लेन भी करेगा, यानी आपकी राइटिंग में एक्सप्रेशंस भी लेकर आएगा, आपको एडिशनल हेल्प भी देगा अपने स्टांस को सामने लाने के लिए। देखिए राइटिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होती है आपकी क्लैरिटी। और क्लैरिटी कैसे आती है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से देते हो। तो जब मैं यहाँ पे या मैंने देखे, अब मैंने लिखा क्या है, एजुकेशन द मोस्ट असेंशियल फैक्टर, यानी मेरा स्टांस क्या है, एजुकेशन मोस्ट असेंशियल फैक्टर है। और यही मैंने बात आपको वहाँ पे अपने थीसिस में बताई थी। तो इसको मैंने सेंटेंस में फ्रेज ऐड करके किस तरह से लिखा है, एजुकेशन द मोस्ट असेंशियल फैक्टर परफॉर्म इम्पेरेटिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे इम्पेरेटिव रोल यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, एसेंशियल रोल कह सकते हैं, और यहाँ पे कुछ थोड़े से सिनोनियम्स चेंज किए हैं और साथ में फ्रेज़ का इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप फ्रेजेस ऐड करके जो है वो अपने राइटिंग में एक एक्सप्रेशंस का इजाफा कर सकते हो। देन जो इससे अगला मेथड है वो है कि आप जो है वर्ब को नाउन और नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करके भी अपनी राइटिंग में जो है वो अपने वर्ड चेंज करके अपने मीनिंग को कैरी कर सकते हो, अपने मीनिंग को जो है वो बिल्कुल अपने स्टांस को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन आपने अपने वर्ड चेंज कर देना। वो कैसे कि आप अगर कोई वर्ब आपने यूज़ किया हुआ है अपने थीसिस में तो उस वर्ब को नाउन या एडजेक्टिव बना दो सॉरी, तो नाउन और एडजेक्टिव बना के आप उसको अपने सेंटेंस के अंदर डाल दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि जैसे मेरा वही थीसिस था, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मैंने इसको क्या किया, द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर नेशंस डेवलपमेंट इज़ एजुकेशन, ठीक है। अब मेरी डेवलपमेंट ऑफ नेशन को नेशन डेवलपमेंट, और मेरा जो एजुकेशन जो नाउन था उसको मैंने ऑब्जेक्ट में लेकर आ गया। तो इस तरह से आप अपने नाउन को उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो और साथ में साथ उसकी जो है वो जो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है जो उसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो थे सारे वो कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पे इतना ज़्यादा चेंज नहीं करना था। अब मैं एक और टेक्निक आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टेक्निक का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। ये है कंसेशन। कंसेशन में आप क्या करते हो, कंसेशन में आप ओपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो ऐड करते हो, लेकिन ओपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट करते हुए आप अपने स्टांस को जो है वो प्रूव करते हो। किस तरह से, यानी आपका फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि एक इंसान कहता है कि जी एजुकेशन जो है एक इंसान कहता है कि जी गुड गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा अहम है किसी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो मैं उसको इस तरह कह सकता हूँ कि जी अगर किसी ने कहा कि किसी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए गुड गवर्नेंस इम्पॉर्टेंट है तो एजुकेशन से ज़्यादा, तो उसको मैं किस तरह से बात करूँगा। तो उसके लिए जो है मैं डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि क्या आपने फॉलो करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑल्दो स्ट्रक्चर। ऑल्दो क्या कहता है कि जी ऑल्दो के साथ आपने ओपोनेंट स्टांस लगाना है, देन आपने अपना स्टांस बताना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि जी मैंने कहा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, कोई और कह रहा है कि जी गुड गवर्नेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिखूँगा ऑल्दो गुड गवर्नेंस इज़ प्री रिक्विजिट फॉर एनी नेशंस डेवलपमेंट, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यानी ऑल्दो वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। इसी तरह ऑल्दो जेंडर इक्वालिटी इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन इज़ वाइटल इम्पॉर्टेंट, इज़ वाइटल इम्पॉर्टेंट, सॉरी ये मिस्टेक है। तो इस तरह से इज़ ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप क्या कर सकते हो कि ओपोनेंट के स्टांस को रखते हुए अपने स्टांस को
जो है वो प्रायोरिटी देते हो। इस तरह से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एग्ज़ामिनर है उसको पता लगता है कि आप सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, अब आप रियलिस्टिक होके बाकी चीज़ों को भी नज़र में रखते हो। देन एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो आपको ओपोनेंट के स्टांस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्पाइट प्लस नाउन एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी डिस्पाइट जब आप यूज़ करते हो तो साथ में आप नाउन यूज़ करते हो। अब वही सेंटेंस को मैं ले लूँ, डिस्पाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन इज़ द की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। अगेन डिस्पाइट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। देन यूज़ ऑफ एडवर्बियल फ्रेज जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जब आप बात कर रहे होते हो अपने थीसिस स्टेटमेंट की, अक्सर आप इस तरह का स्टेटमेंट लिखते हो। और थीसिस स्टेटमेंट में तो ये एडवर्बियल फ्रेज बहुत अहम होता है अगर आप इस्तेमाल कर लो इसका। कि देखिए जैसे हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम, तो हम कहते हैं पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, लेकिन अगर रिमीडियल मेजर्स ले लिए जाएं तो वो सिस्टम अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है वो एडवर्बियल फ्रेज तब लगाते हो जब आपका पहला और अगला सेंटेंस जो है उसमें तदाद होता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, हाउएवर एजुकेशन इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट फैक्टर। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेशक अहम है, लेकिन एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। इसी तरह आप अगर कहो कि जी कह लो कि आप एजुकेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अलावा भी आप कोई भी स्टांस अपना रख के साथ में जो है वो अपनी आगे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग सोशो इकोनॉमिकल challenges amid COVID-19. However, remedial measures can ameliorate the current scenario, current situation। इस तरह से आप जो है वो ओपोनेंट के स्टांस को या फिर ऐसे दो सेंटेंस जो आपस में जो है वो तदाद रखते हो उनके दरमियान अपना एडवर्बियल फ्रेज यूज़ कर सकते हो। ये कुछ टिप्स थी जिनकी मदद से आप जो है वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, रिपीटिशन का जो प्रॉब्लम है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। और आखिर में आज का पैगाम कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तमाम मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानंद हैं। यानी अगर जिस्म के किसी एक हिस्से पर तकलीफ़ हो तो वो पूरे जिस्म पर महसूस की जा सकती है। और अगर आज के मुआशरे में आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि तमाम तर मुआशरा जो है वो ग्लोबलाइजेशन के साथ जो है ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकती है। अगर कश्मीर में इश्यूज़ हैं, एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, तो वो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का इशू है। ठीक है, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं वो इसको समझते हैं। यानी आज जो मुआशरे के मसाइल हैं वो सिर्फ मुआशरे के नहीं, वो आपके मेरे और हम सब के मसाइल हैं। लिहाजा अगर आप सोसाइटी में कोई ऐसा अमल देखते हैं जो नहीं होना चाहिए या जो नेगेटिव है, चाहे चाइल्ड अब्यूज़ का हो, चाहे वुमेन राइट्स की बात हो, और बहुत छोटे छोटे पैमाने पर बहुत सारे मसाइल हैं हमारी सोसाइटी में, अगर मैं आप और हम सभी लोग उसको ना सिर्फ गलत समझें बल्कि अपने कोशिशों के मुताबिक उसको रोकने की कोशिश करें तो एक बेहतर मुआशरा तश्कील पा सकता है। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।